नमस्कार दोस्तों, आज हम सीटेट जनवरी 2021 क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, विविध पृष्ठभूमि के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए है सभी के लिए मानकृत आकलनों का इस्तेमाल करना। ये गलत है, हमें सभी के लिए मानकृत आकलनों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर बी है ऐसे कथनों का इस्तेमाल करें जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करें। ये ऑप्शन भी गलत है, हमें नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत नहीं करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी है विविधता संबंधी मुद्दों पर बात टालनी चाहिए। नहीं, हमें विविधता संबंधी मुद्दों पर बात टालनी नहीं, बात करनी चाहिए, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी है विविध विन्यासों के उदाहरण लेना। ये ऑप्शन सही है, हमें विविध विन्यासों के उदाहरण लेने चाहिए जिससे कि सारे बच्चे रिलेट कर सकें। क्वेश्चन नंबर 2 है समस्या समाधान की क्षमताओं को सुसाध्य किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए है समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर बी है विद्यार्थियों में डर की भावना को पैदा करके। नहीं, हमें विद्यार्थियों में डर की भावना को पैदा नहीं करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी है लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर। नहीं, हमें लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर नहीं देना है, ये ऑप्शन भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी है समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया का इस्तेमाल करना। नहीं, हमें अटल प्रक्रिया का इस्तेमाल नहीं करना, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 3 है अधिगम कठिनाइयों को से जूझते छात्रों की ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। ऑप्शन ए है व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना। तो ये तो सही है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि पूछा है क्या नहीं करना चाहिए, तो हमें जो निगेटिव वाला ऑप्शन है उसको ही सही मानना है। शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग, हाँ ये ऑप्शन सही है। श्रव्य दृश्य सामग्रियों का इस्तेमाल, ये भी सही नहीं है। और डी है संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल, ये भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 4 है सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है। हम किससे सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी की पहचान कैसे करेंगे। ए है ऑप्शन नंबर ए अति सक्रियता, ये गलत है, अति सक्रियता नहीं। बी है असतर्कता, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी है कम परिज्ञानता या बोधगम्यता, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी है अपसारी चिंतन, हाँ ये ऑप्शन सही है। अपसारी चिंतन एक क्रिएटिव वर्ग में होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 है निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है। किस प्रकार से हम अध्यापन अधिगम सबसे अच्छे से कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है बिना विश्लेषण के अवलोकन करना। ये गलत है, हम जब बिना विश्लेषण के ही अवलोकन करेंगे तो ये प्रभावशाली माध्यम नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत है। बी है अनुकरण या नकल या दोहराना, ये भी गलत है। नकल और दोहराव निगेटिव चीज़ें हैं। ऑप्शन नंबर सी है विषय वस्तु को यंत्रवत याद करना, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी है संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना, ये ऑप्शन सही है। हमें संकल्पनाओं के बीच में संबंध खोजना चाहिए, इससे अध्यापन अधिगम प्रभावशाली रूप से होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है एक अध्यापिका को दिए गए कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन ए है इसके आधार पर वह ज़्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों को अलग कर सकती है, दूसरे छात्रों से अलग कर सकती है, ये ऑप्शन गलत है। एक अध्यापिका इसलिए त्रुटियां नहीं देखती ताकि वह छात्रों को दूसरे छात्रों से अलग कर सके। ऑप्शन नंबर बी है अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर है, ये भी गलत है, और वैसे भी केवल निगेटिव वर्ड है,
मैक्सिमम टाइम नेगेटिव ही होता है। तो अधिगम केवल त्रुटियों का शोधन पर निर्भर है, ये भी नहीं कह सकते, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर सी है, इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित कर सकती है, ऐसा भी नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर डी है, त्रुटियों की समझ अधिगम अध्यापन के लिए अर्थपूर्ण है। हाँ, ये ऑप्शन सही है, क्योंकि त्रुटियों की समझ अगर एक अध्यापिका को होगी तो वो समझ सकेगी कि बालक कहाँ त्रुटि कर रहा है और कहाँ उसको सहायता देने की ज़रूरत है, इसलिए ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है, अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। ऑप्शन ए है, बच्चों को आसान कार्यकलाप देखें। नहीं, बच्चों को हमें आसान कार्यकलाप नहीं देना है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर बी है, यंत्रवत याद करने पर जोर देकर। नहीं, हमें यंत्रवत याद करने पर जोर नहीं देना है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी है, बच्चे को दंड देकर। नहीं, बच्चे को दंड भी नहीं देना है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी है, प्रवृत्ता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। ये ऑप्शन सही है, हमें प्रवृत्ता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देना है, तो इससे अधिगम की अभिप्रेरणा को कायम हम रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, शर्मिंदगी। ऑप्शन ए है, बच्चों के अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए प्रभावशाली है। नहीं, शर्मिंदगी से हम बच्चों को अभिप्रेरित नहीं कर सकते अधिगम के लिए, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर बी है, शर्मिंदगी के भाव को अध्यापन अधिगम की प्रक्रिया में बारंबार पैदा करना चाहिए। ऐसा नहीं है, ये गलत है, बारंबार हमें पैदा नहीं करना चाहिए, इससे बच्चे में बहुत हीनता का भाव आएगा। ऑप्शन नंबर सी है, शर्मिंदगी का संज्ञान कोई संबंध नहीं है। शर्मिंदगी का संज्ञान से कोई संबंध नहीं, ऐसा भी नहीं कह सकते कि संज्ञान से कोई संबंध नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी है, शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ये बात सही है, अगर बच्चा शर्मिंदगी महसूस करेगा तो उसके संज्ञान पर यह नकारात्मक प्रभाव डालेगा, और जिससे कि बच्चा अच्छे से सीख नहीं पाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में। ऑप्शन ए है, बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ये बात तो सही है, क्योंकि बच्चे जो है ज्ञान की संरचना में एक्टिव रूप से बहुत एक्टिवली काम करते हैं, तो ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर बी है, बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्यक्रम पर निर्भर होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्यक्रम पर निर्भर नहीं होते। अगर वो पूर्ण रूप से पाठ्यक्रम पर निर्भर होंगे तो वो अच्छे से नहीं सीख पाएंगे, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर सी है, बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती। ये भी गलत है, बच्चे की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। ऑप्शन नंबर डी है, बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हम कि बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है, अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है। ऑप्शन ए है, प्रयास से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये गलत है, प्रयास से फर्क पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी है, असफलता अनियंत्रित होती है। नहीं, असफलता नियंत्रित होती है। वो ऑप्शन नंबर सी है, योग्यता सुधार्य है। ये सही है, योग्यता को सुधारा जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी है, योग्यता अटल है। ये गलत है, योग्यता अटल नहीं है, ये सुधार्य है, इसमें सुधार किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों के संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है। ऑप्शन ए है, बारंबार परीक्षाएं। नहीं, गलत है। ऑप्शन बी है, अन्वेषण और संवाद। हाँ, ये सही है, अन्वेषण करके और संवाद करके बच्चे संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करते हैं। ऑप्शन नंबर सी है, प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धाएं। नहीं, ये गलत है, प्रतिस्पर्धा कराना ये गलत चीज़ें हैं बच्चों में।
ऑप्शन नंबर डी है पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र, ये भी गलत है। पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र से बच्चे सिर्फ रट के सीखेंगे, वो संकल्पना की समझ उनमें नहीं हो पाएगी, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब, यानी कि बच्चों को सीखने में कब कठिनाई होती है। ऑप्शन नंबर ए है अधिगम संदर्भ में हो, नहीं, अगर अधिगम संदर्भ में होगी तो बच्चों को क्यों कठिनाई होगी, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर बी है विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो, ये भी गलत है, क्योंकि अगर विषय वस्तु बहुरूप में प्रस्तुत होंगे तो बच्चे आसानी से सीख लेंगे, तो ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी है सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए, हाँ ये ऑप्शन सही है, क्योंकि अगर सूचना अलग अलग टुकड़ों में होगी तो बच्चों को सीखने में कठिनाई होगी, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर डी है वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होंगे, नहीं, अगर वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है तो उन्हें सीखने में कठिनाई नहीं होगी, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन नंबर 13 है अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है। ऑप्शन ए है संतुलित उत्तेजना कोई भय नहीं, ये तो सही लग रहा है। ऑप्शन नंबर बी है कोई उत्तेजना नहीं कोई भय नहीं, अगर कोई उत्तेजना नहीं होगी और कोई भय नहीं होगा तो ये अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था नहीं होगी, इसलिए ये ऑप्शन बी गलत है। ऑप्शन नंबर सी है उच्च उत्तेजना और उच्च भय, अगर उच्च उत्तेजना है वो भी ठीक नहीं और उच्च भय है वो भी ठीक नहीं, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी है निम्न उत्तेजना और उच्च भय, अगर उत्तेजना निम्न है और भय उच्च है तो ये भी अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था नहीं है, इसलिए ये भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 14 है बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार प्रतिरूपित किया जा सकता है। ऑप्शन ए है न आनुवंशिकता और न पर्यावरण पर, तो ये ऑप्शन गलत है, बच्चों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को इन दोनों पर प्रत्यारोपित करते हैं, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर बी है आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर, हाँ ये ऑप्शन सही है, इन दोनों की पारस्परिकता पे ही व्यक्तिगत विभिन्नताओं को प्रत्यारोपित करते हैं। ऑप्शन नंबर सी है केवल आनुवंशिकता पर, ये भी गलत है, क्योंकि केवल आनुवंशिकता नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी है केवल पर्यावरण पर, ये भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 15 है एक कार्य के दौरान साइना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोत्स्की की भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत भाव क्या कहलाता है। ऑप्शन ए है आत्मकेंद्रितता, ये पियाजे के अकॉर्डिंग है, इसलिए ये गलत है, पियाजे व्यक्तिगत भाव को आत्मकेंद्रितता बोलते हैं। क्वेश्चन ऑप्शन बी है मनोवैज्ञानिक विकार, नहीं ये भी गलत है। ऑप्शन सी है संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, ये भी गलत है, ये अपरिपक्वता नहीं होती है। ऑप्शन नंबर डी है स्वतः नियमन, हाँ यही सही है, लेव वाइगोत्स्की व्यक्तिगत भाग को स्वतः नियमन यानी सेल्फ रेगुलेट कर रही है बच्ची, तो ये ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। ऑप्शन ए है विद्यार्थियों की ज़रूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना, तो ये ऑप्शन सही है, मूल्यांकन पद्धति का लक्ष्य विद्यार्थियों की ज़रूरत और आवश्यकताओं का पहचान करना ही होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर बी है पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना, नहीं ये ऑप्शन गलत है, हमें उच्च अंक वाले बच्चों को की पहचान करना ये हमारा लक्ष्य नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर सी है बच्चों को नामांकित
करना, ये गलत है। बच्चों को हमें लेबलिंग नहीं करना है, सेग्रीगेट नहीं करना है, इसलिए ये भी गलत है, क्योंकि हमें बच्चों को लेबलिंग नहीं करना है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी गलत है। ऑप्शन नंबर डी है योग्यता आधारित समूहों में विद्यार्थियों को विभाजित करना, ये भी गलत है। हमें बच्चों को योग्यता के आधारित समूह में नहीं बांटना है। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों प्रदान करने का फैसला करती है। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना क्या है? ऑप्शन ए है बच्चों में प्रत्याहार निकास की प्रवृत्तियाँ पैदा करेंगी। ऑप्शन बी है अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी है बच्चों को अधिगम के लिए अनुत्प्रेरित या निष्प्रेरित करेंगी, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी है अधिगम के लिए पाठ या आधारभूत संरचना काम करेगी, यानी कि ये स्कैफोल्डिंग दे रही है अध्यापिका, तो ये लेव वाइगोस्की के अकॉर्डिंग बच्चों को वो पाठ या ढांचा प्रदान कर रही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़की रोते नहीं हैं। पिता का यह कथन क्या दर्शाता है? तो ऑप्शन ए है लैंगिक भेदभाव को कम करता है, ऐसा नहीं है, ये लैंगिक भेदभाव को कम नहीं करता है, ये बढ़ाता है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर बी है लैंगिक समानता को बढ़ाता है, नहीं, ये समानता को नहीं बढ़ाता है, तो इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी है लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है, ये ऑप्शन सही है, वो लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर डी है लैंगिक रूढ़िवादिता को चुनौती देता है, नहीं, चुनौती नहीं देता है, ये उसको दर्शाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक प्रगतिशील कक्षा में ऑप्शन ए है ज्ञान की संरचना के प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए, ये ऑप्शन सही है, क्योंकि प्रगतिशील कक्षा में हमें बच्चों को ज्ञान के प्रचुर मौके देने चाहिए ताकि वो अच्छे से सीख सकें। ऑप्शन नंबर बी है विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित नहीं करना, हमें बच्चों को लेबलिंग नहीं करना, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर सी है अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए, नहीं, अटल पाठ्यक्रम का पालन नहीं करना चाहिए, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी है विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए, हमें प्रतिस्पर्धा पर बल नहीं देना चाहिए, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 20 है, लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के डैश चरण को दर्शाता है, यानी कि ये नैतिक विकास के किस चरण को दर्शाता है कि कोई काम इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसको स्वीकृति देते हैं। ऑप्शन नंबर ए है उत्तर प्रथागत, नहीं, उत्तर प्रथागत नहीं, ये गलत है। अमूर्त संक्रियात्मक, ये तो कोलबर्ग का कोई चरण ही नहीं है, इसलिए ये गलत है। और सी है प्रथापूर्व, ये भी गलत है। प्रथागत, ये ऑप्शन सही है। प्रथागत अवस्था में ही बालक इसलिए करता है क्योंकि दूसरे इसकी स्वीकृति देते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है समकक्षी समाजीकरण के प्राथमिक कारक है और परिवार समाजीकरण का द्वितीय कारक है, ये गलत है, क्योंकि समकक्षी समाजीकरण के द्वितीय कारक है और जो परिवार है वो समाजीकरण का प्राथमिक कारण है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। परिवार कभी समाजीकरण का द्वितीय कारक हो ही नहीं सकता। ऑप्शन नंबर बी है परिवार एवं जनसंचार दोनों समाजीकरण के द्वितीय कारक हैं, तो परिवार समाजीकरण का प्राथमिक कारक है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी है विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीय कारक है और परिवार समाजीकरण का एक प्राथमिक कारण है,
ये ऑप्शन सही है क्योंकि विद्यालय समाजीकरण का द्वितीय कारक है और परिवार समाजीकरण का प्राथमिक कारण, इसलिए ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर डी है विद्यालय समाजीकरण का एक प्राथमिक कारण है और समकक्षी समाजीकरण के द्वितीय कारक है। नहीं, विद्यालय समाजीकरण का द्वितीय कारक है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 22 है बहुबुद्धि सिद्धांत जोर देता है। बहुबुद्धि सिद्धांत की थियरी हार्वर्ड गार्डनर ने दी है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। तो ये सही है क्योंकि बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं होती हैं, इसलिए ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर बी है बुद्धिमत्ता की कोई व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होती, ऐसा नहीं है। बुद्धिमत्ता की व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर सी है बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा मापी जाती है। नहीं, गलत है। ऑप्शन नंबर डी है एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता को निर्धारित करती है, ऐसा नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 23 है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है। ऑप्शन ए है परिकल्पित निगमात्मक सोच। नहीं, ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी है संरक्षण और पदार्थों को क्रम में रखने की क्षमता। तो ये ऑप्शन भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी है अमूर्त सोच का विकास। ये ऑप्शन भी गलत है। और ऑप्शन नंबर डी है विचार सोच में केंद्रीकरण। ये ऑप्शन सही है। केंद्रीकरण होता है, सेंट्रलाइजेशन होता है विचार और सोच में। क्वेश्चन नंबर 24 है विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान होती है। नहीं, विकास डेवलपमेंट है वो जीवन पर्यंत चलता रहता है, इसलिए ये गलत है। विकास बहुआयामी है, ये सही है। विकास मल्टी डायमेंशनल है, तो ये ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर सी है विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है, ऐसा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी है विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से ही होता है। नहीं, ये भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 25 है लेव वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में डैश के महत्व पर जोर देता है, यानी कि किसके महत्व पर जोर देता है। अभिप्रेरणा के। नहीं। ऑप्शन बी है संतुलीकरण। ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी है सांस्कृतिक उपकरण। ये सही है। ऑप्शन नंबर डी है गुणारोपण। ये भी गलत है। लेव वाइगोस्की की थियरी 3 चीज़ों पे फोकस करती है, SCL सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 26 है जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को के रूप में वर्णित करते हैं। डैश के रूप में वर्णित, यानी किसके रूप में वर्णित करते हैं। ऑप्शन ए है विकास का समीपस्थ क्षेत्र। नहीं, ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी है स्कीमा या मनोबंध। ये सही है। स्कीमा और मनोबंध के रूप में वर्णित करते हैं जीन पियाजे। ऑप्शन नंबर सी है मनोवैज्ञानिक उपकरण। ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी है उद्दीपक अनुक्रिया संबंध। ये भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 27 है एक समावेशी कक्षा में डैश पर जोर होना चाहिए। ऑप्शन ए है सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों में अलगाव, सेग्रीगेट नहीं करना, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर बी है हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के अवसर प्रदान करना। अवसर प्रदान करना ये एक पॉजिटिव वर्ड है, हमें बच्चों को अवसर प्रदान करना चाहिए, इसलिए ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर सी है प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देना। नहीं, ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर डी है अविभेदी समरूपी निर्देश। ये भी ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन नंबर 28 है दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार
निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? ऑप्शन ए है छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता हो, ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर बी है छात्र जिसका अशक्त शरीर हो, गलत है। ऑप्शन नंबर सी मंदिर छात्र, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी है विकलांग छात्र, ये भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 29 है जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? ऑप्शन ए है मूर्त, अमूर्त, सांवेदिक, नहीं। ऑप्शन बी है मूर्त, अमूर्त, सांवेदिक, ये भी गलत है। ऑप्शन सी है सांवेदिक, मूर्त, अमूर्त, ये सही है। ऑप्शन सी सही है, क्योंकि सबसे पहले सांवेदिक अवस्था होती है जीन पियाजे की थियरी में, जैसा कि है SPCF। इस पहले सेंसरी मोटर स्टेज है, एस उसका प्री ऑपरेशनल है, फिर कॉन्क्रीट है, फिर फॉर्मल ऑपरेशनल है, इसलिए ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन नंबर डी भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 30 है एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? ऑप्शन ए है योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड, नहीं। ऑप्शन बी है अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में परियोजना के लिए महत्वपूर्ण, ये ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन सी है अधिगम की प्रक्रिया में बाधा, नहीं, बाधा नहीं हो सकता ये। ऑप्शन डी है अध्यापक के पक्ष में असफलता, ये भी गलत है।